हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसका आज 5th टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे विंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पवन का टॉपिक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पवन किसको कहते हैं। देखो, क्षैतिज जो हवा होती है ना, वो कहलाती है पवन, यानी कि क्षैतिज दिशा में चलती हुई हवा जो होती है वो होती है पवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो हवा चलती है वही पवन होती है। ठीक है, तो वो जो हवा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में क्यों चलती है? क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे कोई हवा नहीं होती है, इसलिए उच्च वायुदाब की जो हवा होती है वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को ग्रहण कर लेती है। इसका क्या मतलब है? अगर उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो टेम्परेचर जो है वो है लो, यानी कि ठंडी वायु है, और अगर मान लो निम्न वायुदाब क्षेत्र है तो टेम्परेचर है वो है हाई। ठीक है, तो क्या होगा कि जो निम्न वायुदाब वाला जो ये क्षेत्र होगा ना, यहाँ की जो हवा है वो टेम्परेचर हाई है तो गर्म होके और ऊपर उठ जाएगी और वो आगे सरक जाएगी और अपने एरिया को वो कर देगी खाली। ये एरिया खाली होगा, हवा रहित होगा या शांत एरिया कहलाएगा। ठीक है, फिर जो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ की जो ठंडी हवा है वो इसका स्थान ले लेती है, जो गर्म हवा यहाँ से गई है। ठीक है, और इसी प्रकार से पवनें चलती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये कह रहा है ये। आगे है हमारी पृथ्वी पर जो संतुलन बनाने के लिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है हवा चलती है वो पवन कहलाती है। कैसे? ये देखो, उच्च वायुदाब से जो हमने ये अभी अभी पढ़ा है, उच्च वायुदाब से जो हवा निम्न वायुदाब क्षेत्र में गई थी तो यहाँ पे पहले खाली जगह थी और इस हवा ने इसकी जगह ले ली, तो ये संतुलन बना रही है। ठीक है, यही पवन कहलाती है। नेक्स्ट है, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में हवा का वायु प्रवाह होता है ना, हवा बहती है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो कहलाती है वायुधारा, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जब हवा बहती है ना, वो कहलाती है एयर करंट या फिर वायुधारा। ठीक है, और जब पवन और वायुधारा दोनों मिलकर चलती हैं तो उसको कहते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। हमारी अर्थ पर, जो पृथ्वी पर जो सर्कुलेशन सिस्टम बनता है वो पवन और वायुधारा के मिलने से बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले बल, ये 3 बल होते हैं: दाब प्रवणता, घूर्णन गति और जो तीसरा वो है कोरियालिस बल। तो देखो, जो दाब प्रवणता होती है वो क्या होती है? दाब प्रवणता होती है ना, वो मान लो कोई भी दो स्थान है, उनके बीच जो उनका जो एयर प्रेशर है उसके बीच जो परिवर्तन है ना, बदल रहा है, एयर प्रेशर है जो वो उस परिवर्तन को जो दर्शाती है ना, वही है दाब प्रवणता। ठीक है, और इसको बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है और ये क्षैतिज दिशा में होती है। ठीक है, दाब प्रवणता और जो हवा होती है ना, उसमें एक पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। वो पॉजिटिव संबंध क्या होता है कि मान लो किसी एरिया में जो दाब प्रवणता है वो अधिक है तो वहाँ पे एयर भी अधिक होगी, और अगर मान लो दाब प्रवणता कम है तो वहाँ पे जो ये हवा है ये भी कम होगी। ठीक है, ये है इनका पॉजिटिव संबंध। आगे देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि मान लो कोई भी हवा है वो किसी क्षेत्र में बह रही है और वो घर्षण के कारण, मान लो कोई भी हवा वो बह रही है और वो घर्षण के कारण वो गर्म हो जाए, गर्म होकर वो क्या होती है, वो ऊपर उठती है और बादल बनाती है। ठीक है, और इसी तरह से ही वो जो हवा होगी वो वर्षा लाने में सहायता भी करती है। ठीक है, आगे है कोरियलिस बल। कोरियलिस बल क्या है कि जो फेरल का नियम है ना, उसी को ही कोरियलिस बल कहते हैं, और ये दिया था 1844 ईस्वी में। तो जो हमारी अर्थ है, मान लो वो अपने अक्ष पर घूम रही है तो क्या होगा, गति होगी, हवाएं चलेंगी। ठीक है, और इसमें जो उत्तर की हवा तो होगी वो तो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी और जो दक्षिण की हवा होगी वो उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, हवाओं का ये मुड़ना है ना, ये विक्षेपण कहलाता है हवा का। और जो भूमध्य रेखा होती है, जो इक्वेटर होती है, वहाँ पे तो जो ये विक्षेपण होता है ये होता है कम और ध्रुवों पर होता है अधिक। ये था हमारा कोरियालिस बल। आगे देखते हैं पवनों के प्रकार। पवनें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी पवनें या फिर व्यापारिक या ट्रेड विंड्स। ठीक है, और इनको ग्रही पवनें भी कहते हैं। सेकंड है आवर्ती पवनें, पीरियोडिक या फिर सीजनल या फिर मौसमी पवनें। थर्ड है स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड्स। तो आगे देखते हैं, जो स्थायी पवनें हैं उनको भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। स्थायी पवनें होंगी, उनके 3 पार्ट्स कौन से हैं? वो फर्स्ट है सन्मार्गी या व्यापारी, सेकंड है पछुआ और थर्ड है ध्रुवीय पवनें। जो स्थायी पवनें होंगी वो पूरा साल चलेंगी और उच्च से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर ये चलती हैं। देखो,
जो हमारी ये स्थायी पवनें होती हैं इनको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। तो जो ये सनमार्गी पवनें होती है ना, इनको देखते हैं हम। जो सनमार्गी जो पवनें होंगी वो पवनें चलेंगी 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। मान लो ये 30 डिग्री है यहाँ से, और ये 30 डिग्री उत्तर भी और दक्षिण दोनों अक्षांशों के बीच चलती हैं ये पवनें जो होती हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में तो ये पवनें चलेंगी ये नॉर्थ से ईस्ट से और साउथ वेस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा ना, उसमें ये चलेंगी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है। कौन सी पवनें हैं ये हैं सनमार्गी पवनें। इनको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इनका है परिसंचरण, ठीक है। और इनको प्रचलित पवनों के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम व्यापारिक पवनों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो व्यापारी थे वो जहाज लेके आते थे, वो इन्हीं पवनों के कारण आगे सरक पाते थे, ठीक है। जो ये पवनें होती है ना, ये महासागरों में जब होती हैं तो ये बहुत ही तेज स्ट्रोंग होती हैं। और इनका जो केंद्र होता है वो केंद्र होता है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। आगे हैं दूसरी पछुआ पवनें। जो ये पछुआ पवनें होती है ना, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चलती हैं। इनमें जो ये हवा होती है ये उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बढ़ जाती है। और ये पवनें जो होती हैं ये उपोष्ण जो उच्च वायुदाब पेटी होती है ना, इससे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, दोनों ही गोलार्धों में, ठीक है। और जो हमारा जो ये उत्तरी गोलार्ध है इसमें इसकी दिशा होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें जो ये पछुआ पवनें हैं इनकी दिशा जो होती है वो होती है दक्षिण गोलार्ध में ये नॉर्थ वेस्ट से लेके और साउथ ईस्ट की ओर। और ये बहुत ही तेज़ गति से चलने वाली होती हैं, क्योंकि ये महासागरों पर चलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इनमें 2-3 पॉइंट और भी हैं कि जो ये जब है ना 40 डिग्री जो अक्षांश होता है वहाँ पे होती हैं तो इसका नाम होता है गरजता चालीसा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ हवाएं होती हैं, ठीक है। जब 50 डिग्री अक्षांशों पर होती हैं ये, और ये साउथ में होती हैं, ये साउथ में इनके नाम साउथ जो ये दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे 50 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे इनको बोला जाता है प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री जो साउथ है उस पे बोला जाता है इसको चीखता साठा, ठीक है। ये हमारी पछुआ पवनें। नेक्स्ट है हमारी तीसरी थी जो वो है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है उससे लेके और ये चलती हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं ये पवनें, ठीक है। और जो ये पवनें होती है ना, ये बिल्कुल सनमार्गी जो पवनें होती है ना उनकी तरह होती हैं ये, कि ये उत्तरी गोलार्ध में तो चलेंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जो दक्षिणी गोलार्ध होगा ना उसमें ये चलेंगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और जब ये जो ध्रुवीय पवनें होती है ना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जब टकराव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे भयंकर चक्रवात आते हैं और फिर यहाँ पे शीतलहर चलती है फ्रेंड्स। ये थी हमारी ध्रुवीय पवनें। अब हम इनको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारी सनमार्गी पवनें। ये किसके पार्ट हैं, जो ये सनमार्गी और जो ये पछुआ पवनें ध्रुवीय पवनें हैं, ये हमारी थी किसकी, ये हमारी थी जो स्थायी पवनें थी उनका पार्ट। तो फर्स्ट है ये सनमार्गी पवनें। सनमार्गी पवनों में क्या होता है कि ये जो पवनें होती है ना, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। फ्रेंड्स देखिए जो हवाएं जो होती है ना, वो हवाएं तो हमेशा ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आगे देखो कि जो उत्तरी गोलार्ध में हैं जो सनमार्गी पवनें, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं। और जो दक्षिण गोलार्ध है इसमें चलती हैं साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। और इनको हम कहते हैं पूर्वी पवनें भी कहा जाता है। और इसे जो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भी कहते हैं, कि यानी कि सामान्य रूप से वायुमंडल में जो हवाएं चल रही हैं वो इस तरह ही चलती हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ठीक है। और दूसरा इनका नाम है प्रचलित पवनें। और जो ये जो पवनें चलती है ना, ये टेम्परेचर में अंतर होने के कारण चलती हैं। कैसे, देखो उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ पे तो उच्च वायुदाब था और फिर यहाँ पे दूसरे जगह था जो उष्ण कटिबंधीय वहाँ पे था निम्न वायुदाब। तो टेम्परेचर में अंतर हुआ, इसी कारण से ये चल रही है ना। और ये कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच चलती हैं, 30 डिग्री से 5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना वहाँ से लेके और 30 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो चलती हैं वो पवनें कहलाती हैं सनमार्गी पवनें, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा पर आकर टकराती हैं। देखो मान लो ये 30 था और ये यहाँ पे 0 है और इधर से ये यहाँ पे ये 5 आ गया था, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 30 है। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ये टकराएंगी भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल,
ठीक है। और इनकी जो गति होती है ना वो होती है 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतनी तेज हवाएं होती हैं। इनको व्यापारी पवने भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी आते थे और वो अपने जहाज में सामान लेके जाते थे, तो वो जो जहाज था ना वो इन्हीं पवनों के कारण आगे सरकता था। और जो ये पवनें चलती थी ना उनको पता चल जाता था कि वो पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और ये महासागरों पर चलती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हवा होती है। और जो ये इसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो होता है अटलांटिक ओशियन में। और जब सूरज जो है वो उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो ये पवनें उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ये थी हमारी सनमार्गी पवनें। आगे देखते हैं पछवा पवनें। फ्रेंड्स, हमने इनको है ना डायग्राम में पहले ही पढ़ लिया है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना इसको आप लिख लेना या फिर 2-3 बार इसको वीडियो को ही सुन लेना, आपको रिवाइज हो जाएगा। और इनके बीच बीच से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो हमने सनमार्गी पवने हैं इनके नाम पढ़े, जैसे इनको किस किस नाम से जानते हैं, प्रचलित पवने, व्यापारी पवने, या फिर ये इनकी गति है 15 से 25, या फिर ये पूछ लेंगे कि जो दक्षिण गोलार्ध में ये किस तरफ से किस तरफ चलती हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे देखते हैं पछवा पवने। जो पछवा पवने होती हैं वो किस कारण से चल रही हैं, वो पृथ्वी की घूर्णन गति से चल रही हैं, ठीक है। पृथ्वी के चपटे होने के कारण जो घूर्णन गति हो रही है उसके कारण चल रहे हैं। फिर क्या होगा कि जो ये पवने हैं ना इनकी जो हवा है वो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की जो हवा है ना वो उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बट जाती है। जब मान लो इस तरह से अर्थ घूम रही है तो जो हवा होगी वो 2 भागों में बटेगी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है उसकी हवा। तो ये जो पवने होंगी ना ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने लगेंगी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों के दोनों गोलार्धों में। तो फिर क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध होगा ना उसमें तो पछुआ पवनों की जो दिशा होगी वो होगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और जो दक्षिण गोलार्ध होगा उसमें इनकी जो दिशा वो होगी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर। ये बहुत ही तेज गति से चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये महासागरों में चलती हैं। महासागरों में चलेंगी तो इनके बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी और इनकी गति बहुत ही ज़्यादा तेज होगी फ्रेंड्स, ठीक है। इनके जो अन्य नाम है पछुआ पवनों के वो क्या है, ये देखो, इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो 40 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके ऊपर जो पछुआ पवने हैं उनका नाम है गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको बोला जाता है प्रचंड पचासा। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बोला जाता है चीखता साठा। और इनके ये नाम हैं, ये किसने रखे हैं, ये समुद्री व्यापारियों ने या समुद्री यात्रियों ने ही रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो यात्राएं करते थे तो उस टाइम पे उन्होंने इन हवाओं का सामना किया है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने जो होती हैं वो जो हाई प्रेशर होता है ध्रुवों पर वहाँ से लेके और जो सब पोलर एरिया होता है जो लो बेल्ट होती है उधर चलती है। यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली जो पवने होती है ना वो कहलाती हैं ध्रुवीय पवने। इनकी दिशा जो होती है वो सनमार्गी पवनों की तरह ही होती है कि उत्तरी गोलार्ध में तो चलेंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और जो दक्षिण गोलार्ध होगा उसमें चलेंगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और जब ये ध्रुवीय पवनें होती हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जब ये टकराती हैं तो क्या होता है कि जो चक्रवात होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाता है, ठीक है। और ठंडी पवनें चलती हैं और फिर क्या है कि ठंडी पवन होगी तो शीतलहर चलेंगी, ठीक है। ये थी ध्रुवीय पवनें। ये पढ़ा फ्रेंड्स हमने स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में हमने क्या क्या पढ़ा, सनमार्गी, पछवा और ध्रुवीय पवनें पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, आवर्ती या फिर मौसमी पवनें। इसमें क्या है, समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन पवनों की दिशा बदल जाती है ना वो कहलाती है मौसमी या फिर आवर्ती पवनें, ठीक है। ये बदलाव क्या होता है, जो तापमान, वायुदाब और पेटी के खिसकने के कारण होता है। या तो तापमान कम या ज़्यादा हो जाए या फिर वायुदाब या फिर पेटी खिसक जाए वो, इसलिए जो ये पवनें होती हैं तब ये चलती हैं। और ये एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि इनकी दिशा बदल जाती है। इसी कारण से इनको कहते हैं आवर्ती या मौसमी पवनें, ठीक है। इन्हें सामयिक पवनें भी कहते हैं और अस्थायी पवनें भी कहते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह की होती हैं। ये भी जैसे स्थायी पवनें थी वो 3 तरह की थी, तो ये आवर्ती पवनें भी 3 तरह की होती हैं। मानसून पवनें, समुद्र व स्थल समीर और पर्वत या घाटी समीर, ठीक है। मानसून, समुद्र व स्थल समीर और पर्वत या घाटी समीर, ठीक है। ये 3 तरह की हैं। आगे देखते हैं मानसून पवनें। मानसून जो पवनें होती हैं वो क्या है,
मानसून का जो अर्थ है उसका अर्थ है मौसम या ऋतु या मौसम। ये एक अरबी वर्ड है फ्रेंड्स, मॉनसून, ठीक है। ये गर्मी में जल से स्थल की ओर चलने वाली पवन होती हैं। तो इनमें जो पानी की मात्रा होगी ना बहुत अधिक होती है, और ये क्या होती है, भारत में वर्षा करती हैं। कैसे करती हैं, जब ये जो है हिंद महासागर से उठती हैं और ये उत्तर की ओर बहती हैं, तो हमारे उस टाइम पे उत्तरी भारत में है जो है वो बहुत तेज़ जो है भीषण गर्मी होती है। और जब ये इससे सागर से चली हुई नमी से भरी हुई जो हवा है वो गर्म हवा के क्षेत्र में जाएगी, तो ये क्या करेगी, वहाँ पे वर्षा करेगी। इसको हम कहते हैं कि भारत में मानसून आ गया है। और क्या है कि 6 महीने के बाद, जून से नवंबर के बाद ये लौटने लगती हैं, यानी कि जून जुलाई में ये आती हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये रहती हैं, ठीक है। सर्दियों में इनकी जो दिशा है वो स्थल से जल की ओर हो जाती है। ये है मानसून पवनें। आगे देखते हैं, चिरसम्मत विचारधारा मानसून पवनों की उत्पत्ति से रिलेटेड है। जो ये विचारधारा है ना, ये मानसून की जो उत्पत्ति है उससे रिलेटेड है कि स्थल व जल दोनों के जो टेम्परेचर का जो अंतर होता है उसके कारण हवा जो होती है वो उच्च से निम्न वायुदाब की ओर वाले क्षेत्र की ओर चलती है, और इसी तरह से जो मानसून पवनें बनती है। मानसून पवनें जो है हमने कल एयर प्रेशर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, तो मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर भी जो मॉनसून जो शब्द है ना, ये एक अरबी वर्ड है जिसका अर्थ है ऋतु, मौसम या मौसम, ठीक है। ये गर्मी में चलती हैं और ये जल से स्थल की ओर चलती हैं। अगर ये जल से स्थल की ओर चलेंगी तो इनमें क्या है, जल की मात्रा अधिक होगी, नमी अधिक होगी, और जो ये उत्तरी भारत में जाके जब ये उस हवा से टकराती हैं वो उस एरिया में जाती हैं जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, वहाँ से नहीं, ये उस एरिया में जाती हैं कि उत्तर भारत में जो जून जुलाई का जो महीना होता है वहाँ पे गर्मी होती है। और ये नमी वाली जो है ये जो पवने हैं ये वहाँ जाके बारिश कर देती हैं, ठीक है। और 6 महीने तक ये रहती है। 6 महीने के बाद जो है ये वापस लौटने लगती हैं, और ये इनकी जब डायरेक्शन वापस होती है, जब ये लौटती हैं तो इस स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। और जो चिरसम्मत जो विचारधारा है ना, ये इन्हीं पवनों से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, स्थल और जल दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो उसमें जो अंतर होता है उसके कारण जो हवा है वो उच्च एयर प्रेशर जहाँ पे होता है ना, उच्च वायुदाब होता है, वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। यही मॉनसून कहलाता है। ये हमने कल भी पढ़ा था। और इसका जो ये मॉनसून होता है ये कहाँ कहाँ आता है, ये इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये बारिश करता है, ठीक है। और ये तमिलनाडु में ये वर्षा नहीं करती है, ठीक है। इतना है ये मॉनसून। आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा है स्थल समीर या फिर समुद्र समीर। इसमें क्या है, जब हवा समुद्र तटीय भागों में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में चलती है तो ये सामयिक पवनें कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति है ना जो वो जल से स्थल में जो टेम्परेचर होता है उसके अंतर के कारण होता है। कि मान लो जल और स्थल में जो टेम्परेचर है उसमें जो भी अंतर है ना उसके कारण चलती हैं ये समीर, स्थल और समुद्र समीर, ठीक है। दिन में क्या होता है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जो जल है वो देर से गर्म होता है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, तटीय जो स्थल भाग होता है वो गर्म होने से वहाँ की जो वायु होगी ना वो गर्म हो जाएगी, और जो गर्म वायु है वो विरल होके, हल्की होके और ऊपर उठेगी तो वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है, और वहाँ हवा तो रहती नहीं, वो एरिया हो जाता है शांत। फिर समुद्र से जो हवा है, ठंडी हवा, वो स्थल की ओर बहने लगती है। ये कहलाती है समुद्र समीर या फिर समुद्री पवन, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है कि रात के समय में जब स्थल समीर जो है वो रात के समय में चलती है, वो कैसे चलती है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। और जो रात को जो तटीय स्थलीय क्षेत्र होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि भौमिक विकिरण होता है। और जो समुद्री भाग होता है वो होता है गर्म, क्योंकि ये देर से ठंडा होता है। तो ये अब तक जो है समुद्री भाग जो है वो गर्म ही रहा है, लेकिन भौमिक विकिरण के कारण जो ये तटीय भाग था ना, यहाँ का ये स्थल के तटीय भाग, ये समुद्र का जो तटीय भाग था ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, जो स्थल भाग पर वायुदाब अधिक हो जाएगा और समुद्री जो एरिया है वहाँ पे जो है वायुदाब होगा कम। तो फिर जो हवाएं होती हैं ना वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती हैं, वही हवाएं कहलाती हैं स्थल समीर। यानी कि जो स्थल की ओर जो पवनें चल रही हैं, जो स्थल से जो समुद्र की ओर जो पवन चल रही है वो कहलाती है स्थल समीर, ठीक है। और टेम्परेचर में अंतर के कारण ही ये जो होती हैं ये चलती हैं। आगे है तीसरा था पर्वत घाटी या पर्वत समीर या फिर घाटी समीर।
ये क्या है, ये तापमान व वायुदाब के असमान अंतर होता है ना इनमें, तापमान में और वायुदाब में, उसके कारण चलती हैं पर्वत और घाटी समीर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये रहा, दिन में घाटी को ज़्यादा सूर्यता प्राप्त होता है। जो दिन का समय होता है ना उसमें जो घाटी होती है, पर्वतीय घाटी, वहाँ पे टेम्परेचर जो ये सूर्य की जो सनलाइट है वो ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वायुदाब वहाँ का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक है। तो वायुदाब अगर मान लो कम है तो यहाँ की जो हवा है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म होके और यहाँ पे ये हवा ऊपर उठती है और संवहनीय क्रियाएँ होती हैं। और जब ये हवा गर्म होके और घाटी से पर्वत की ओर उठती है ना, तो इसी को ही कहते हैं घाटी समीर। और रात के समय में जब भूमिक विकिरण हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो रात के समय में जो दिन में जो टेम्परेचर आया था, सनलाइट आई थी, उसको रिलीज कर देती है, ऊष्मा को छोड़ देती है। तो क्या होता है, जो पर्वतीय ढाल होता है ना वो ठंडा हो जाता है। तो अगर पर्वतीय ढाल ठंडा होगा तो क्या होगा, वायु दाब बढ़ जाता है यहाँ पे, और जो पर्वतीय ढाल की जो हवा होती है वो घाटी की ओर बहने लग जाती है। इसे ही कहते हैं हम पर्वतीय समीर। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी है फ्रेंड्स लोकल विंड्स या फिर स्थानीय पवनें। ये क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रही है, किसी एक विशेष स्थान से रिलेटेड है। जैसे देखो, ये किसी एक मौसम में चलती हैं। जो स्थानीय पवनें होती हैं ना, ये किसी एक मौसम में चलती है। जैसे लू है, वो उत्तरी भारत में गर्मी में ही चलती है, यानी कि ये जब गर्मी का मौसम आता है ना जुलाई के आसपास, तब ये लू चलती है, जून जुलाई में। ठीक है, और ये जो लू है इसका जो अपना ही महत्व है हमारे उत्तर भारत में। तो इसी प्रकार जो स्थानीय पवनें होती है ना, इनका अलग ही महत्व होता है स्थानीय रूप से। कैसे कि देखो, जो लू चलती है हमारे इंडिया में, जो उत्तरी भारत है वहाँ चलती है और पाकिस्तान में भी चलती है। सिंधु गंगा का जो मैदान है वहाँ पे गर्म हवा को ही हम लू बोलते हैं। ठीक है, और ये कब चलती है, मई जून में ये चलती है। और ये इतनी गर्म भीषण होती है कि ये जब लू चलती है ना, जब 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये फसलों को पकाती है। उस टाइम पे जो खरबूजे तरबूज वगैरह होते हैं ना, वो लू के कारण ही पकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कौन सी बीमारी फैलाती है, हैजा फैलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो लू थी ना, ये लू थी हमारे उत्तर भारत की, और जो ये पाक का सिंधु गंगा का मैदान था ना, इसकी स्थानीय पवन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है चिनूक या शिनूक। ये भी एक गर्म या फिर शुष्क हवा होती है जो कि रॉकी जो पर्वतमाला है उसकी पूर्वी ढलानों पर चलती है उत्तरी अमेरिका में। ये जो ये शिनूक या चिनूक जो हवा होती है, ये शुष्क हवा होती है। ये इतनी शुष्क होती है कि वहाँ पे अगर 2 घंटे चल जाती है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री तक बढ़ा देती है। ठीक है, और जो ये प्रेरीज जो घास के मैदान है ना, उनके लिए ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है। और अगर मान लो ये हवा चलेगी शिनूक चिनूक, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो बर्फ़ है ना उसको ये पिघला देती है। अगर वहाँ पे पिघलाएगी तभी तो वनस्पति उगेगी, वहाँ पे थोड़ा बहुत घास वगैरह उगेगा। अच्छा, फिर जो विश्व की रोटी की टोकरी है, जो इस एरिया को क्या कहते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है, जो ये जहाँ पे ये शिनूक चलती है, ये वाला एरिया ये। आगे देखते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी ना उत्तरी अमेरिका के, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रेड इंडियंस। जो ये हवा को स्नो ईटर भी कहा जाता है। ठीक है, इस हवा को शिनूक को स्नो ईटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये हवा चलती है और वहाँ का टेम्परेचर मान लो 2 घंटे चल गई, 15-20 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ये स्नो थी वो मेल्ट होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्नो ईटर। किसको बोलते हैं, ये चिनूक जो हवा थी इसको। ठीक है, आगे है फोइन। फोइन होती है, ये भी एक शुष्क या गर्म हवा होती है, और ये यूरोप की जो एल्प्स पर्वतमाला है ना, इसको पार करके स्विट्जरलैंड की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ तक बहती है। और ढाल से उतरते उतरते जो ये पवन होती है फोइन, इसका घर्षण होता है, और घर्षण के कारण जो ये गर्म हवा है ये घाटियों की बर्फ़ को पिघला देती है। और बर्फ़ को पिघलाएगी तो वहाँ पे जो अंगूर की फसल है उसको पकाने में भी ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये गर्म हवा है, और ये गर्म हवा है जो वहाँ की फसल को पकाने के लिए हेल्पफुल होती है। आगे है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो हवा होती है वो ठंडी पवनें होती हैं, और एल्पस की पर्वतमालाओं पर ये भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ठीक है, फ्रांस और जो स्पेन है उसके तटीय पार्ट्स में ये बहती हैं जो मिस्ट्रल हवाएं होती हैं, और ये तेज़ और शुष्क ठंडी हवा होती हैं। ठीक है, जो ये मिस्ट्रल हवा होती है ये टेम्परेचर को 0 से भी नीचे गिरा देती हैं। ठीक है, और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चलती हैं, और कभी कभी तो ये 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी चलती हैं। इससे बचने के लिए जो फ्रांस और स्पेन में है ना, साइप्रस के जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि जो ये ठंडी हवा है
ये पेड़ों के कारण इसकी जो गति है वो धीमी हो जाए और टेम्परेचर को ज़्यादा गिरने से बचा लेंगे ये पेड़, ठीक है। आगे है बोरा। बोरा जो जो ये पवन है ये भी ठंडी पवनें होती हैं और ये तेज़ गति से चलती हैं। जो बोरा पवन है ये एड्रियाटिक के पूर्वी तट पर बहती हैं और ये उत्तर पूर्व तट है जो वहाँ पर बहती हुई और एल्प्स पर्वत की ढालों से उतर के और दक्षिण में बहती हैं। और इटली का जो उत्तरी भाग है ना वो बोरा जो हवा है उससे प्रभावित होता है। फ्रेंड्स जो ये पवने हैं ना इनको ज्यों का त्यों ही याद करना जैसे लिखा हुआ है। आगे है हरमटन। जो हरमटन पवने होती हैं वो अफ्रीका से जो अफ्रीका का जो ये सारा मरुस्थल है ना उससे चलकर गिनी के तट तक बहती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? शुष्क, गर्म और धूल भरी हवा होती है। ये हुमस को बढ़ा देती हैं और ये उष्ण आर्द्र वायु है जो हरमटन जो है गिनी के तट को क्या कर देती है, उष्ण और आर्द्र वायु है वहाँ से ये बचा लेती है। हरमटन है जो गिनी तट के लोग इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिका फील्ड और लीबिया में है जो इस पवन को कहते हैं गिबली और स्पेन में है इसको कहते हैं लेविची, ठीक है। हरमटन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हरमटन जो हवाएं होती हैं ना वो गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं होती हैं। ये अफ्रीका के सारा तट पर चलती हैं और गिनी तट तक बहती हैं और ये वहाँ की ह्यूमस बढ़ा देती हैं। और गिनी तट पर इसको जो ये है उष्ण आर्द्र वायु होती है और गिनी तट के लोग इसको कहते हैं डॉक्टर पवन। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है बिक्रा फील्डर और लीबिया में बोलते हैं गिबली और स्पेन में बोलते हैं लेविची। ये है हरमटन। आगे पढ़ते हैं सिराको। ये भी एक गर्म और शुष्क हवा होती है, ठीक है, और सारा की ओर चलती है। और जैसे जैसे ये भूमध्य सागर को पार करती है तो इसमें जो पानी की मात्रा हो जाएगी कि ये शुष्क हवा थी और ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेगी तो ये नमी धारण कर लेगी। और इटली और जो स्पेन में है ना ये धूल भरी वर्षा करती है। धूल भरी वर्षा करेगी तो कीचड़ सा होगा वहाँ पे और ये बहुत ही गंदा वातावरण कर देती है, ठीक है। ये है सिराको। आगे है खमसीन। खमसीन जो होती है ना वो सिराको जो हवा आई थी भूमध्य सागर को पार करती हुई जब ये मिस्र में पहुंच जाएगी ना तो यही वहाँ पे इसका नाम होता है खमसीन। यानी कि जो सिराको जो हवा थी जो धूल भरी और जो ये वर्षा करती है जब ये मिस्र में पहुंच जाएगी तो इसका नाम होगा वहाँ पे खमसीन। और जो खमसीन जो वर्ड है ये एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है 50, यानी कि ये 50 दिनों के लिए वहाँ पे मिस्र में बहती है और अप्रैल से लेके और जून तक वहाँ पे ये चलती है। फ्रेंड्स ये थी हमारी पवनें। हमने जो ये टॉपिक किया है पवनों का इसमें हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था पवन के डेफिनेशन की ये क्षैतिज वायु होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर जो हवा होती है उसको बोलते हैं वायुधारा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पवन और वायुधारा मिलकर सर्कुलेशन सिस्टम बनाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पवनों की जो दिशा है उसको प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं, वो है दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और तीसरा था कोरियालिस बल। उसके बाद हमने पढ़ा था पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में हमने तीन पवनें पढ़ी थी कि पहला था स्थानीय पवनें जिसको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। और जो स्थानीय पवनें थी उसके भी 3 पार्ट थे जिसमें हमने पढ़ा था सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और जो ध्रुवीय पवनें थी वो। फिर हमने पढ़ा था आवर्ती मौसमी पवनें। आवर्ती मौसमी पवनें थी जो उसके भी हमने जो पार्ट्स थे वो पढ़े थे जिसमें थी ये मॉनसून पवनें थी। मॉनसून पवनों के बाद हमने पढ़ा था कि जो समुद्र और स्थल समीर थी वो थी। और उसके बाद पढ़ा था पर्वत और घाटी समीर। फिर हमने तीसरे नंबर पे जो पवनें पढ़ी वो पढ़ी थी स्थानीय पवनें और उनमें हमने लू, चिनूक वगैरह ये पढ़ी थी। लू, चिनूक, फोएन, मिस्ट्रल और बोरा, हरमटन, सिराको, खमसीन ये सब हमने आज पढ़ा है पवनों में। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।